आखिर क्यों मार्वल और डीसी इस साल कॉमिक कॉन का हिस्सा नहीं बनेंगे? क्या हल्क की राइट मार्वल स्टूडियोज के पास वापस आ चुके हैं? ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन का कौन सा डिफरेंट लुक हमें डेडपूल 3 के अंदर देखने को मिल सकता है? इसके अलावा आखिर क्यों हुई सीक्रेट इन्वेजन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इंट्रो से मार्वल स्टूडियोज को प्रॉब्लम? और फाइनली क्या बैन एफ्लिक जल्दी ही हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दिखने वाले हैं? हे गाइस, वेलकम टू जी न्यूज एपिसोड नंबर 23। और आज की इस वीडियो में हमारे पास इस हफ्ते के ऐसे ही कई सारे गजब के अपडेट्स हैं, जिन सबसे अपडेटेड होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि अब हॉलीवुड के अंदर राइटर स्ट्राइक जोरों पर है और मार्वल और डीसी के कई सारे प्रोजेक्ट्स आगे पीछे हो चुके हैं, इस बार मार्वल और डीसी ने फैसला किया है कि वो सिनेमा कॉन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर उनके पिछले ही काम अब तक निपट नहीं पाए हैं, तो वो नई चीज को कैसे अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो चीजें लाइन में है जैसे कि लोकी सीजन 2 और द मार्वल्स, हो सकता है इनके कुछ नए ट्रेलर्स हमें देखने को मिल ही जाएं। अब जैसा कि हम सबको मालूम है कि 90s के जमाने में मार्वल ने अपने कई सारे कैरेक्टर्स को दूसरे स्टूडियोज को बेचा था। उन्हीं में से एक कैरेक्टर हल्क भी था, जो लंबे समय से मार्वल स्टूडियोज के अंदर अपने सोलो प्रोजेक्ट के अंदर नहीं दिख पा रहा है। लेकिन रिसेंटली डिज्नी प्लस पर द इनक्रेडिबल हल्क मूवी स्ट्रीम होने लगी है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं कि हो सकता है कि डिज्नी के अंदर मार्वल के पास हल्क के पूरे राइट्स वापस आ चुके हैं, जिसके कारण वो इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जिसके कारण ये चीज एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है कि यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें फाइनली हल्क का एक नया सोलो प्रोजेक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्रूस कैम्पबेल, जिन्हें कुछ लोग पुरानी इविल डेड फ्रेंचाइजी के अंदर मेन प्रोटैगनिस्ट ऐश विलियम्स के नाम से जानते होंगे, वहीं पर बहुत लोग उन्हें स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के अंदर मिस्टीरियस रोल प्ले करने वाला जानते होंगे। उन्होंने यहाँ पर अपने 65th बर्थडे के दौरान अपने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है, जो कि सीधा सीधा हिंट है कि शायद हमें अब ऐश विलियम्स अपने ट्रू फॉर्म में नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस हफ्ते हमें नेटफ्लिक्स का टडम इवेंट देखने को मिला, जिसके अंदर ढेर सारी अनाउंसमेंट हुई, जिनमें शामिल था वन पीस एनिमे का एक लाइव एक्शन अडॉप्टेशन का ट्रेलर, जिसे वन पीस के ट्रू फैन भी काफी अच्छा खासा रिस्पांस दे रहे हैं। साथ ही साथ रेबल मून के कई सारे बिहाइंड द सीन, जो इस मूवी के लिए और भी ज्यादा हाइप जनरेट कर रही है। और तो और गैल गडोट और आलिया भट्ट इन लीड हार्ट ऑफ स्टोन का भी ट्रेलर देखने को मिला। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ट्रेलर के रूप में मनी हाइस्ट के स्पिन ऑफ बर्लिन सीरीज का भी टीजर दिखाया गया। और फाइनली अवतार द लास्ट एयरबेंडर एनिमे की लाइव एक्शन का पहला लुक और बिहाइंड द सीन इमेज रिवील किया गया, जो कि एनिमे के हिसाब से काफी ज्यादा एक्यूरेट था। साथ ही साथ हमें स्क्विड गेम सीजन 2 के भी कई सारे कास्टिंग को भी रिवील किया गया। इसके साथ साथ पहला क्रेवन द हंटर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जो सरप्राइजिंगली सोनी की तरफ से एक R-रेटेड मूवी होने वाली है। बस यहाँ पर इस बार क्रेवन रशियन के बजाय इंग्लिश एक्सेंट में हमें बोलता हुआ नजर आएगा, बट अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि उसकी पावर्स सुपरनैचुरल है या साइंटिफिक। अब जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी मूवीज और प्रोजेक्ट्स डिले पर डिले होती जा रही हैं, डेडपूल 3 अपनी शेड्यूल को फॉलो करती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि इस मूवी के अंदर हमें ह्यू जैकमैन वुल्वरीन के रूप में नजर आएंगे, यहाँ पर उनके कैरेक्टर का एक काइंड ऑफ लुक रिवील किया गया है, जिसमें उनकी ट्रिम बियर और क्लीन मुस्टैच देखने को मिल रही है। अब ये बेसिकली लोगन मूवी तो नहीं, बट हाँ, उसके टाइमलाइन की काफी सिमिलर हो सकती है, जो बेसिकली लोगन का ही कोई अल्टरनेट वर्जन हो सकता है। इसके अलावा नए डीसीयू की तरफ से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर प्रीवियसली इस बात की कंफ्यूजन थी कि क्या ब्लू बीटल नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा होगी कि नहीं। इस मूवी के डायरेक्टर एंजल मैनुअल सोतो ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही हिस्सा होगी, जो बेसिकली फ्लैश मूवी के बाद के इवेंट्स पर बेस्ड होगी। इसके अलावा द बॉयज सीरीज के अंदर सोल्जर बॉय का रोल प्ले करने वाले जेनसन एक्लेस ने भी नए डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बैटमैन का रोल प्ले करने की इच्छा जताई है। अब हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये बात शायद न जानते हों, लेकिन रिसेंटली बैटमैन की एनिमेटेड मूवी द लॉन्ग हैलोवीन के अंदर जेनसन एक्लेस ने ही बैटमैन को अपनी आवाज दी थी, तो शायद वो यहाँ पर बैटमैन के लिए काफी ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। इसके अलावा सीक्रेट इन्वेजन का पहला एपिसोड रिलीज किया गया, जिसको लेकर ऑडियंस के बीच में एक मिक्स्ड रिएक्शन रहा और बहुत सारे लोगों के बीच में इसकी हाइप की कमी देखी गई। बट प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है इसका इंट्रो, जो बेसिकली AI का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई थी, जो बेसिकली इस बात को डिपिक्ट कर रहा था कि जैसे हमारी रियलिटी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नई टेक्नोलॉजी के बीच में इम्बेड हो चुका है, वैसे ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ इसी तरह से स्क्रल्स भी इम्बेड हो चुके हैं। लेकिन इस जेस्चर को क्रिएटिव फील्ड में मौजूद कई सारे लोगों ने अलग तरीके से लिया, जहां पर कई लोगों ने इस बात का कंसर्न जताया है कि शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंक्लाइन होकर रियल लाइफ आर्टिस्ट्स
और क्रिएटर्स को हायर करना कम कर दे। जिस पर रिस्पॉन्स देते हुए रिसेंटली मार्वल स्टूडियोज ने स्टेटमेंट जाहिर की है कि वो ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बावजूद भी वो आर्टिस्ट को हायर करना कम नहीं करेंगे। साथ ही साथ डेडपूल 3 के सेट के आसपास बेन एफ्लेक को भी स्पॉट किया गया, जो बहुत सारे फैंस के हिसाब से हो सकता है कि वो यहाँ पर अपने अल्टरनेट फॉर्म ऑफ डेयरडेविल को प्ले कर रहे हों, जिसकी भी मूवी 20th सेंचुरी फॉक्स के अंदर आ चुकी है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई हो सकती है। लेकिन अब जब यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कंट्रोवर्सी की बात हो रही है, तो सोनी के फैक्शन के अंदर मौजूद स्पाइडरमैन के मार्वल यूनिवर्स से भी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर अपेरेंटली तकरीबन 100 विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट ने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के प्रोडक्शन से वॉकआउट किया था, जहाँ पर उनका इल्जाम था कि यहाँ पर सोनी उनसे दिन के 11 घंटे और हफ्ते के 7 दिन काम ले रहा था, जो कई सारे विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। वहीं पर इस चीज पर सोनी के चीफ एमी पास्कल का काफी रूड जवाब सुनने को मिला है, जहां पर उनके हिसाब से मूवी बनानी है तो यहाँ पर इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। साथ ही साथ इसी मूवी से एक और खबर काफी ज्यादा फेमस हो रही है, जहाँ पर कुछ लोग इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर सोनी ने इसी मूवी के अलग अलग वर्जन्स को दुनिया के अलग अलग कोनों में रिलीज किया था और इस मूवी के एटलीस्ट 2 अलग अलग वर्जन तो जरूर ही मौजूद हैं। और जब बात कंट्रोवर्सी की हो रही है तो एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी की बात कर लेते हैं, जहां पर जैसा कि टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 7 और क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर एक साथ रिलीज हो रही है, टॉम क्रूज यहां पर काफी ज्यादा नाराज हैं कि आईमैक्स यहां पर क्रिस्टोफर नोलन को फेवर कर रहा है और अपने स्क्रीन्स को क्रिस्टोफर नोलन की मूवी को दे रहा है। जहां पर आईमैक्स की तरफ से भी एक खबर निकल कर आई है, जहां पर उन्होंने इस बात को साफ किया है कि क्रिस्टोफर नोलन हमेशा आईमैक्स के इस्तेमाल और उसके यूज के लिए काफी ज्यादा वोकल रहे हैं। ऐसे में उनका क्रिस्टोफर नोलन की तरफ इंक्लाइन होना काफी ज्यादा सेंस बनाता है। बट आपको क्या लगता है, क्या आप मिशन इम्पॉसिबल 7 को आईमैक्स में देखना पसंद करेंगे या नॉर्मल सिनेमा हॉल्स में? और क्या आईमैक्स का ये फैसला सही है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से अपडेट्स के बारे में मालूम है। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस के देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।